हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। उसमें लेसन नंबर 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें देखते हैं आगे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी द क्लाइमेट condition different from the region to region. Climate refers to the average weather condition over a long period of a time. The altitude of the place, location of the mountain plates, distance from the sea or ocean, the tides and currents of a sea or the ocean and forest cover a play an important role in creating the calamitous condition of the place. ठीक है। अब क्या है कि इंडिया है, उसकी जो डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ही विशाल है। ठीक है। और भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया का जो कलामिटीज है, जो उसका तापमान है ना, वो प्लेस बाय प्लेस चेंज होने लगता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो प्लेस की लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। माउंटेन है उसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, प्लेट्स है उसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, ओशियन के साथ साथ ओशियन के जो वेव्स आते हैं ना उसका टाइम भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसीलिए इंडिया में हमें डिफरेंट जो कैलामिटीज है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती हैं, क्लाइमेट्स। अब आगे देखते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन द अर्थ डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Due to this, northern India experience a cooler climate and it's warm in the central region. ठीक है। अब क्या है कि इंडिया का जो पोजीशन है ना वो हेमिस्फीयर है। ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया हुआ है, यानी कि जो अप वाला पार्ट है ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ इंडिया इस कोने पे आया हुआ है, ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। इन दोनों के बीच में जो जितना भी एरिया है ना वो इंडिया का एरिया है। ठीक है। और इंडिया का जो एरिया है ना उसमें से बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर की साइड है ना वो कूलर टेम्परेचर होगा और बाकी के जो सेंट्रल रीजन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें वार्म रीजन होगा। ठीक है। मतलब कि वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। Several places of the country are more than 1500 kilometers away from the coast. ठीक है। और कई सारे जो देश है ना वो तो जो हमारा ओशियन है ना उससे 1500 किलोमीटर जितनी दूर आए हुए हैं। ठीक है। ड्यू टू those places experience extremely climate condition with the both winter and summer being severe. However, the places situated at a high altitude are cooler. Example, श्रीनगर एंड मनाली। अब क्या है कि कई सारे जो हमने प्लेसेस हैं इंडिया में वो क्या है कि वो जो ओशियन है ना उससे बहुत ही दूर आए हुए हैं और इसी की वजह से वहाँ पे ठंड है वो ज़्यादा गिरती है। क्योंकि क्या होगा कि जब समर आएगा ना तो ओशियन का जो वाटर है वो भी हीटेड होगा और वहाँ पे क्या होगा कि आसपास वार्म वाला कंडीशन होगा, टेम्परेचर होगा। लेकिन जहाँ पे ओशियन ही नहीं है वहाँ पे तो सिर्फ कूलर ही होगा और अपर साइड में जो ठंडे पवन आएंगे, ठीक है, जो ठंडी वाइन्स आएंगी साउथ एशिया से, तो वो वहाँ पे बर्फ़ भी जमा देंगी। इसीलिए जो श्रीनगर और मनाली है ना वहाँ पे हमेशा कूलर टेम्परेचर ही होता है। यहाँ पे हमें इंडिया का टेम्परेचर वाइन डायरेक्शन जनवरी का जो मैप है ना वो दिया गया कि किस तरह से जो एयर है वो गुजरती है। जैसे कि यहाँ से एयर आती है, ठंडी हवाएं, ठीक है, और यहाँ से वो वापस चली जाती है। तो इस वे है आने का। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा और यहाँ पे वापस हाई टेम्परेचर होगा और वापस जब रिटर्न जाएगी तो यहाँ पे वापस मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें वापस टेम्परेचर वाइंड एंड डायरेक्शन ऑफ जनवरी दिया गया है। ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये जो आते हैं ना वो एशिया वाले पवन है और ये है वो समुद्र वाले पवन है। ओशियन से पवन जो आते हैं ना, एयर्स आती है वो है। ठीक है। तो ओशियन से इस साइड से आएगी और इस साइड से वापस चली जाएगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू द सीजनल वाइंड्स. These winds do not always blow in the same direction throughout the year. These result in unequal distribution of rainfall in different parts of the country. Thus, the Meghalaya and Assam experience a heavy rainfall, whereas there is a scanty rainfall in the desert region of the Rajasthan.
अब क्या कि अब रेनफॉल की बात हो रही है तो हम रेनफॉल देख ले। तो जब भी हम रेनफॉल यहाँ पे कंडीशन देखते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि जो एयर है वो अपर साइड से आती है, ठीक है, यानी कि हरियाणा राजस्थान से आती है और लास्ट तक कहाँ पे जाती है तो मेघालय है, आसाम है, ठीक है, वहां तक जाके वापस नीचे से गुजर जाती है, ठीक है। और आने टाइम भी ऐसा ही करती है, तमिलनाडु से लेके आसाम से गुजर के हरियाणा पंजाब से निकल जाती है। तो यानी कि ये जो एरिया है, ये जो दो एरिया, ठीक है, गुजरात से अपर वाला एरिया, यहाँ पे कभी बारिश कम होती है, ठीक है, या तो कभी कभी तो होती ही नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है कि डेजर्ट एरिया कहा जाता है, जो राजस्थान का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Southern India, being a peninsular, is surrounded by water bodies along. It is a three-sided. Due to these, the place near the sea coastal experience the moderate heat and cold. Consequently, these areas enjoy a moderate climate. The Eastern Ghat and the Western Ghat are on the east and west of the South India respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. Winds change their course according to the seasonal is a special feature of Indian climates. इंडिया एक्सपीरियंस ऑल थ्री सीजन, विंटर, समर एंड मॉनसून। अब क्या क्या अब हमें यहाँ पे मैं जल्दी आपको घाट बता देता हूँ कि क्या है। तो बच्चों ये है ना वो हमारा वेस्ट घाट है और ये है वो हमारा ईस्ट घाट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ से लेके इतना वो ईस्ट घाट है और यहाँ से जो ये घाट है ना वो वेस्ट घाट है, इतना याद हमें रखना है। ये दोनों घाट से उसमें प्रॉब्लम क्या, एक ही हमारा बेनिफिट है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम से। बेनिफिट्स क्या है कि जब भी कॉल पॉइंट आती हैं तो वो सीधा ही ओशन में चली जाती है और उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ठंडे पवन है ना ओशन से आते हैं ना वो भी हमारे कंट्री में आते हैं और इसी की वजह से ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये जो एरिया बीच का उसमें बारिश है वो भी गिरती है और मॉडरेट टेम्परेचर भी क्रिएट होता है उन दोनों की वजह से। और इसीलिए पूरे इंडिया में जो सीजन्स है ना वो तीन टाइप की सीजन्स आती है, ठीक है, विंटर आता है, समर आता है और मॉनसून भी आता है। तो चलो हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है विंटर। इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन December, January and February due to the slanting rays of the sun during the winter. The temperature fall. Places in the north and northeastern India like Simla and Darjeeling experience the extremely cold temperature. Many a time a temperature fall below the 5 Celsius which result in the snowfall at a time. It's not very cold in the southern India as it is comparatively near to the equator. अब क्या है कि इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर पास हो रही है, ठीक है। तो अपर वाले जो रीजन है, ठीक है, ये वाले जो रीजन उसमें क्या होगा कि सन की जो रेज है ना वो स्प्लिटिंग होगी, मतलब कि यहाँ पे सन की रेज सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा कि इस टाइम पे जो ठंड का माहौल है ना ज़्यादा हो जाएगा और कभी कभार तो 5 सेल्सियस से भी कम तापमान गिर जाता है, यानी कि वहाँ पे स्नोफॉल बर्फ़ की जो बरसात होती है ना वो गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। दार्जिलिंग और शिमला में तो ऐसा हर साल होता है। और जो इक्वेटर के नीचे आए हैं, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे आए हैं ना वो रीजन मॉडरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वहाँ का तापमान है ना वो भी गिर जाता है, लेकिन स्नोफॉल गिरे ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन यानी कि समर सीजन। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन द मार्च एंड मे ड्यू टू द डायरेक्ट रेज of the sun falling on a place near the tropic of cancer. The temperature is very high in the many places of the central and the western India. The temperature range is between the 15 degrees Celsius to 50 Celsius. During the April and June it's extremely हॉट इन अ डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, ठीक है। तो समर सीजन है ना वो 2 महीनों मतलब कि 3 महीनों तक होता है, मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों के बीच में समर सीजन लगभग स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि सन की जो रेज है ना इस बार वो सीधी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, हमने इंडिया की बात की थी। तो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब सनराइज है यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी तो क्या होगा कि इसके आसपास के जो इतने रीजन है, ठीक है, इतने जो एरिया है ना ये इतने एरिया वहाँ पे क्या होगा कि गर्मी का माहौल बढ़ जाएगा और उसी की वजह से क्या होगा कि जो डेजर्ट एरिया है ना वो क्रिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो 45 से लेके 50 सेल्सियस तक चला जाता है, इतना बढ़ जाता है, ठीक है। थर्ड जो सीजन है वो हम देखते हैं। मॉनसून इज अ वेरी
important season of India. It is a last from the June to September. India receive approximately 80% of rain during these months. The winds blowing across the Arabian Sea enter the India through the Malabar coast of the Kerala. That the region receive more than 300 centimeters of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings the rainfall to the eastern part of the India like the West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. These the returning monsoon brings rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the months of October और नवंबर. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो मैं आपको रेनी सीजन के बारे में बता देता हूँ जिसको हम मानसून भी कहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि अरेबियन सी है ना, उसकी जो एयर होगी ना, जो बादल बनेगी उससे वो हमारे वेस्टर्न घाट में पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में से बारिश गिरा के ऊपर की तरफ हरियाणा तक चले जाएंगे. ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यही हमारा अरेबियन ओशन है. तो यहाँ से मालाबार तट यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से वो पूरा का पूरा सफ़र शुरू करके यहाँ पे वो वापस चला जाता है इस तरह से. तो ये हमारा वेस्टर्न घाट का रेनी सीजन. और ईस्टर्न घाट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, वहाँ से भी जो बादल है वो एंटर होते हैं और वापस वो यहीं से वापस चले जाते हैं. यानी कि इंडिया के लगभग सारे मोस्ट ऑफ जो स्टेट है ना उसमें बारिश इस तरह से गिरती है. ठीक है, और 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश गिरती है, ये उसके चांस है. और जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसमें हम बात करें तो उसमें हमारा गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, नीचे तमिलनाडु, केरला, उन सब में बारिश होती है. जबकि ईस्टर्न घाट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, आसाम है, मेघालय, उन सब में ज़्यादा बारिश गिरती है. अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज होती है तो ह्यूमन लाइफ में क्या चेंज आता है. Climate has a tremendous effect on human life. The effect is visible in the diet, lifestyle and nature of the people. ठीक है, तो जो भी क्लाइमेट चेंज होती है ना वो क्या होगा कि उससे हमारी जो डे टू डे रूटीन लाइफ है ना उसमें भी वो चेंजेस देखने को मिलेगा. वो फिर हमारा खाना हो, हमारी लाइफस्टाइल हो या हमारे कपड़े, सब कुछ है, उन सब में हमें देखने को मिलता है. अब देखते हैं, राजस्थान फेसेस अ वाटर स्कैर्सिटी इन हैंड्स मोस्ट ऑफ द हाउस हैव वॉल्ड टेरेस टू द स्टोर वाटर. ठीक है, तो राजस्थान है उसमें पानी की स्कैर्सिटी अछत है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ के जो घर है ना उसमें हमें जो वेल्ड टेरेस होते हैं ना, मतलब कि जो ज़मीन के अंदर कुएं बनाए जाते हैं ना, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा स्टोर हो सके. People in North India use a woolen garment to protect themselves from the extremely cold, while the southern people India prefer the cotton clothes to protect themselves from heat. The people of the desert region wear a loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. They also cover their heads with the cloth piece, large handkerchief to protect their heads and heads from the sand. अब क्या है कि हम कपड़े कैसे पहनते हैं, तो नॉर्थन इंडिया में जो भी पीपल्स लाइव करते हैं ना वो अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए जो वुलन क्लॉथ्स आते हैं ना, गर्मी वाले जो कपड़े हैं वो पहनते हैं. लेकिन राजस्थान की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो कॉटन के कपड़े पहनते होंगे, वो भी जो भी मतलब कि लूज कपड़े पहनते होंगे ताकि जो कपड़े हैं ना उससे ज़्यादा गर्मी ना हो. साथ साथ वो अपने सर पे भी अपना कॉटन का क्लॉथ है, कपड़ा है, वो बांधते हैं. ठीक है, पागड़ी की तरह का, ताकि वो अपने आप को, अपने जो सर है उसको हीट से बचा सके और बालों को जो रहती है, ठीक है, धूल है, उससे भी बचा सके. साउथर्न रीजन की बात करें, साउथर्न साइड की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी वो लोग अपने आप को हीट से बचाने के लिए कॉटन के क्लॉथ से उसका यूज करते होंगे. Due to the varied climate condition across the India, the people of the Gujarat are usually engaged in business. The people of the Punjab are mostly soldier, while the people of the northern India are involved in agriculture. Similarly, the nomads of the desert are engaged in animal husbandry. अब क्या है कि क्लाइमेट कंडीशन से ही जो हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ रीजन है ना वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं. जैसे कि गुजरात के जो लोग हैं वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, जो पंजाब के लोग हैं, ठीक है, वो सोल्जर की ड्यूटी कर रहे हैं,
ठीक है। और बाकी के जो नॉर्थन इंडिया वाले हैं वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, और जो नोमैड्स है, ठीक है, मतलब कि दूसरे जो लोग हैं, बाकी के बचे हुए लोग, वो एनिमली हस्बेंडरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि डेयरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, प्राणियों का बिजनेस है उसके साथ कनेक्टेड है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। व्हीट इज द staple food of the people of the coastal area of the Gujarat, while the rice and fish from the staple diet of the people of the Tamil Nadu, Kerala and West Bengal, ठीक है। तो डाइट की हम बात करें तो जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, यानी कि जिसके पास भी समुद्र है, दरिया है, ठीक है, वो लोग हैं, वो अपने खाने में क्या लेते हैं, तो राइस है, ठीक है, फिश है, वो सब कुछ लेते हैं। और तमिलनाडु, केरला, ये वेस्ट बंगाल है, ये सब कुछ लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करें मीनिंग ऑफ द रिसोर्सिस, ठीक है। तो रिसोर्सिस उसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ रिसोर्सिस everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility, and which become our heritage can be termed as a resources, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में हमें जो भी कुछ मिलता है, ठीक है, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी, कैपेसिटी और यूटिलिटी है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, और हम जो हमें विरासत में मिली है ना, ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। Resources are also those that can be fulfill the certain aims, objectives, and offers conquered solution toward the problems. Anything that can be aimed at the and used to accomplish human necessity also becomes a resources. The people of the earlier time were not aware of the mineral available below the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as a resources, but these resources are very useful for the modern man. The things that help in man's welfare and satisfy their demands are resources for men. अब रिसोर्सेज की बात हम करने वाले हैं। तो रिसोर्सेज में क्या होता है कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें जो हमारे एम से है, जो हमारा गोल है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, उसका समाधान ही है हमारे रिसोर्सेज। हाँ, रिसोर्सेज हम देख सकते हैं कि जो हम बात करें जो खनिज तेल है, ठीक है, वो उसकी बात हम करते हैं। साथ साथ जो रिवर्स है, डैम्स हैं, वो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और मैन मेड रिसोर्सेज है, उसी में आते हैं। तो रिसोर्सेज का यही मीनिंग होता है कि हम उसका मैक्सिमम यूज़ करें, ठीक है, और उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। और ऐसे जो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं ना, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको हमें बहुत सी खुदाई करके बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ साथ हम जब उसका कैलकुलेशन करते हैं ना एक्सपेंस वाइज, तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो अभी भी अंदर ही पड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे। तो पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट naturally in any environment is easily available and useful to man. There are three types of resources: water resources, mineral resources and land resources, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो भी हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट मिल जाता है ना, उसी को कहता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें तीन टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है वाटर, दूसरा है मिनरल और तीसरा है लैंड, ठीक है। तो तीन ये रिसोर्सेज के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। बाकी का वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।